आगे इतने। कल हमने बोला डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई कि अगर कोई पर्सन इनकम कमाने के बाद जो मोड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है तो उसको कुछ डिडक्शंस दी गई है, ठीक है, मतलब उनपे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा एक प्रोसीजर बनाया गया है, उसको हम नाम देते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन की कैलकुलेशन जीटीआई कैलकुलेट करने के बाद होगी, जीटीआई कैलकुलेट करने से पहले नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, हम पांचों हेड की इनकम निकालेंगे, ठीक है, पांचों हेड की इनकम निकालने के बाद क्लबिंग एंड सेट ऑफ के प्रोविजन लगाएंगे और वो लगाने के बाद हमारे पास आती है जीटीआई। जीटीआई आने के बाद हम डिडक्शंस देंगे जो कि 80C से लेके 80U में कवर होती है और इन्हें चैप्टर 6A की डिडक्शन भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना कि चैप्टर 6A में कवर होती है। कई बार क्वेश्चन में कह देता है चैप्टर 6A में इतनी डिडक्शन है, तो उसका मतलब यही है कि 80C से U के बीच में कोई डिडक्शन है। डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम टोटल इनकम नाम देते हैं और इस पे हम टैक्सेशन करते हैं। कल मैंने आपको पॉइंट बताया था कि डिडक्शन कभी भी जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती है, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी। डबल डिडक्शन का मतलब अगर एक पॉइंट किसी दो सेक्शन में कवर हो रहा है तो उसकी डिडक्शन किसी भी एक सेक्शन में मिलेगी, दोनों में नहीं मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि अगर एओपी ने डिडक्शन ले ली तो मेंबर को नहीं मिलेगी, तो सिंपल सी बात है, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। इनको छोड़ दो, अब ये देख लेना, थ्योरेटिकली पढ़ लेना। फिर हमने बात की थी यहाँ पे डिडक्शन नॉट अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम, जिसमें हमने बोला था एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A, कैजुअल इनकम और नॉन रेजिडेंट की कुछ इनकम, इनमें से हमें डिडक्शन नहीं मिलती है। मतलब अगर हमारी जीटीआई में इनका हिस्सा है तो उतने अमाउंट तक हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे हमने पढ़ा था कि डिडक्शन दो तरीके की होती है, एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है जो कि सेक्शन 80C से लेके 80GG तक कवर करती है, और दूसरा हमने बोला था इनकम बेस्ड डिडक्शन है जो 80IA से लेके 80U तक कवर करती है। ओके, इतनी बातें भी हम कल कर चुके थे। आगे चलते हैं, मैं पहले कल वाला रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ये आपके लिए कल नोट्स बनाए गए हैं, मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले सेक्शन 80C हमने कल पढ़ा। हमने कहा था कि अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो ये डिडक्शन आपको मिलती है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो इसमें जितने भी काम लिखे गए हैं वो इंडिविजुअल और एचयूएफ ही कर सकते हैं, कोई और कर ही नहीं सकता। अब पेंशन आप बोलेंगे तो भाई इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है, एलआईसी इंडिविजुअल और एचयूएफ की होगी, तो इसलिए ये इनको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया है। आगे बोला गया है कि देखो इसमें भी दो कैटेगरी बनाई गई है, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे जो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेंगे। पहले हम उनकी बात करें जो दोनों को मिलते हैं, जिसमें हमने क्या एलआईसी पढ़ा था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ा था, और हमने कहा था कि अगर 1/4/2012 से पहले का है तो 20%, 1/4/2012 के बाद है तो 10%, और हैंडीकैप्ड के लिए है तो 15%। ये तीन रेट मैंने आपको लिखवाए थे। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क जो है वो ये है, कंफ्यूजन यही अराइज होता है। ये जो फैमिली की डेफिनेशन है ये हर सेक्शन में अलग अलग है, ठीक है, जो फैमिली की डेफिनेशन है ये हर सेक्शन में अलग अलग है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और जरूरी है। एक मिनट आप ये और बताना, मैं आपको पूछता हूँ, वेट अ मिनट। अभी आपको वीडियो भी दिख रहा है मेरा बेटा, वीडियो भी दिख रहा है आपको? दिख रहा है वीडियो बढ़िया से? ओके, तो ये आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा इससे। ओके, चलिए ठीक है, तो बेटा ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब आगे हमने लिखा पीपीएफ कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालेंगे उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है।
एनएससी, एनएसएस, यूलिप, नेशनल हाउसिंग बैंक में डिपॉजिट। मैंने कहा था कि बहुत बड़ी लिस्ट है, हम सारी कवर नहीं कर पाएंगे, पर मोस्टली हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर और डिवेंचर, 5 साल से ज्यादा की एफडी, नाबार्ड के बॉन्ड, ठीक है। सीनियर सिटीजन की किसी स्कीम में जमा करवाया हो, पोस्ट ऑफिस में 5 साल से ज्यादा के लिए जमा करवाया हो। वो स्लो आ रही है, ओके अभी ठीक है, अभी ठीक है वॉइस, ओके। तो बेटा ये है, सुकन्या समृद्धि स्कीम बताई थी आपको, ठीक है। और इस साल इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और अगर उन्होंने टीयर 2 अकाउंट, ये कुछ अकाउंट्स नोटिफाई किए गए हैं टीयर 2 के नाम से, तो अगर उन्होंने टीयर 2 के अकाउंट्स में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके 80C के लिए क्वालिफाई रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, और आप देखोगे लॉजिकली कि इंडिविजुअल के लिए ही बन सकते हैं, एचयूएफ के लिए बन भी नहीं सकते। कैसे? एन्युटी ऑन लाइफ ऑफ सेल्फ, स्पाउस और बच्चे, बच्चों के लाइफ के लिए एन्युटी। एन्युटी समझते हैं आप कि बाद में सालाना कुछ मिलता रहेगा। अगर आज मैं कुछ ऐसा प्लान लेता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को कुछ मिलता रहे मंथली या सालाना, तो उसको एन्युटी बोला जाता है, ठीक है। एसपीएफ प्रोविडेंट फंड इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को नहीं मिलता है। आरपीएफ भी, अब सुपरएन्युएशन फंड भी, तो सारे फंड जो है प्रोविडेंट फंड जो है वो इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ यूटी है, रिटायरमेंट बेनिफिट वो पेंशन फंड वाले, ठीक है। और ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अलाउेबल है। ट्यूशन फीस में मैंने आपको बताया था कि इसमें कोचिंग वाली नहीं आती है, इसमें होल टाइम एजुकेशन कवर होता है, ठीक है। और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही कवर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये कल पढ़ाया हुआ है मेरा, ठीक है। आगे ये कहा गया था कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो, या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम होगा उतना आपके लिए डिडक्टेबल होगा, ओके। ये जितने भी ऑरेंज लाइन मैंने बनाई है, यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आपको 80CCC बताया था। 80CCC बड़ा आसान था कि अगर आपने किसी पेंशन फंड में पैसा लगाया है तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ये छूट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, क्योंकि पेंशन फंड का काम सिर्फ इंडिविजुअल का है, और जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो, या 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम होगा उतने की रिडक्शन आपको मिल जाएगी, ओके क्लियर है बेटा? यहाँ तक कल हमने कर लिया था, ये मैंने कल वाला ही रिवाइज किया है आपको। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो ये सेक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है और एग्जाम में आना इसका ज्यादा चांसेस है, इसलिए मैं इसको इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। कैसे? देखिए 80CCD क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है, ठीक है। और ये स्कीम कौन सी है? वैसे इसका नाम होता है एनपीएस, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, या सिस्टम ट्रस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के एम्प्लॉय बनेंगे, एक वो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयड है, और एक वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। दोनों के लिए डिडक्शन अवेलेबल है, बट कंडीशंस ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अगर एम्प्लॉयड बंदा है तो उसके लिए वो सेल्फ कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। बट अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होगा बेटा? खुद का ही होगा ना, उसमें तो कोई बॉस है ही नहीं, तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे वो तो ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। जब बॉस ने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है?
बोलो क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है? यस। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा पहले परक्विजिट के तौर पे, ठीक है। परक्विजिट में हमने पढ़ा था ना कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होता है, तो ये भी ऐड होगा, ये बात ध्यान रखना आप। ओके ठीक है। अब यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी, ये लिमिट है, ठीक है, कि मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है। तो जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, या 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम होगा। सिमिलरली आपका बॉस जो पैसे लगाएगा, अच्छा जो बॉस पैसे लगाएगा उसका रिडक्शन किसको मिलेगा, बॉस को या हमको, ये बताओ, एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को? बॉस के पैसे का डिडक्शन किसको मिलेगा? बॉस ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। जाहिर सी बात है, उसके अकाउंट में जा रहा है, हमने तो इनकम मान ली ना पहले। तो यहाँ पे भी हम यही सेम चीज लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी, whichever is less। समझ गए बेटा? ओके अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ है इस साल, यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ है इस साल, तो वो आपको पढ़ना है, समझना है जरूरी, कि अगर ये एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हुआ, ठीक है, तो ये जहां जहां पे हमने 10% लिखा है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा, एम्प्लॉयर क्यों डिडक्शन दे रहा है, ठीक है, जहां जहां पे हमने 10% लिखा है वो बेटा 14% हो जाएगा। ओके अंशु क्या पूछ रहे हैं, सर एम्प्लॉयर क्यों क्यों डिडक्शन दे रहा है, वापस बताओ। अच्छा देखो, एम्प्लॉयर ने हमारे नाम पे पैसा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो जब उसने हमारे नाम पे पैसा कंट्रीब्यूट किया तो हमने उसको क्या मान लिया, इनकम मान लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब हमने उसको इनकम मान लिया तो वो कंट्रीब्यूशन फिर हमारा ही हो गया, फिर अब वो किसी और का थोड़ी है, वो तो हमारा ही हो गया ना, समझ गए? तो इसलिए उसको क्या किया गया है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, समझ गए? तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम कहीं पे पैसे डिपॉजिट करते हो और मैं भी तुम्हारे नाम पे डिपॉजिट करता हूँ, तो दोनों अमाउंट तुम्हारे ही है ना, तो इसलिए तुमको डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये अमेंडमेंट ध्यान रखें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो दिस अमाउंट विल बी 14% इंस्टेड ऑफ 10%, 10% की जगह बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 14% हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका सैलरी तो होगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या बोला गया है, अमाउंट इन्वेस्टेड और 20% ऑफ जीटीआई, whichever is less, ठीक है। यहाँ पे बेसिस किसको बनाया गया, जीटीआई को बनाया गया, क्योंकि सैलरी तो उसकी होती नहीं है, तो कहा गया जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, या 20% ऑफ जीटीआई, दोनों में जो भी कम होगा उतने का डिडक्शन वो ले सकता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये हमारा इंडिविजुअल में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और ये 14% का अमेंडमेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ खास बातें, और वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तो ठीक है नॉर्मल सा रूल था, खास बात अब आएगी, वो ये कि सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है। एक तो ये, तो बेसिक सैलरी और डीए लेना है, और डीए तभी लेना है जब कंडीशनल हो। ओके, जब इससे कोई अमाउंट मिलेगा तो वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है, और वो बाद में बताऊंगा, इसमें भी चेंज आता है। ये यहाँ पे लिखा है कि ये पार्शली टैक्सेबल होता है, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम का, जिसमें बताया गया है कि इसका पार्शियली अमाउंट
टैक्स फ्री होता है, पार्शियली अमाउंट टैक्सेबल होता है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से समझो जो कि मेन ट्रिकी पॉइंट है, उसको ध्यान से समझो। देखो मेन सेक्शन का नाम क्या है, एटीसीसीडी, ठीक है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एटीसीसीडी सबसेक्शन 1 में आता है, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में आता है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है वो भी एटीसीसीडी 1 में आता है, क्योंकि खुद का ही हो गया वो, समझ गए। खुद का, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे एम्प्लॉयड हो, एटीसीसीडी 1 में आएगा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एटीसीसीडी 2 में आएगा। आप कहेंगे सर हमें इससे क्या मतलब है सेक्शन से, क्या हमें याद करना है? यस, डिडक्शन के सारे सेक्शन आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रिलेवेंस आएगा। कैसे आएगा वो समझिए आप। हमारा आगे एक सेक्शन है और वो सेक्शन का नाम है एटीसीसीई, ठीक है, क्या नाम है? एटीसीसीई। एटीसीसीई क्या कह रहा है कि सर अभी तक आपने एटीसी पढ़ा, अभी तक आपने एटीसीसी पढ़ा, और अभी तक आपने एटीसीसीडी 1 पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक आपने एटीसीसीडी 2 पढ़ा। क्या इतने सेक्शन पढ़ लिए हमने? बोलो बेटा, क्या इतने सेक्शंस पढ़ लिए हमने? हाँ जी, पढ़ लिए बेटा, यस। अब ये सेक्शन ये कह रहा है कि इन तीनों सेक्शन को मिला के, शुरू वाले 3, ठीक है, इसको छोड़ दो, इन 3 सेक्शन को मिला के जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है दैट कैन बी 1,50,000 रुपीज, ठीक है, दैट कैन बी 1,50,000 रुपीज। मतलब समझे इसका, पहले आपको एटीसी की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दैट आपको कैलकुलेट कर लेना है कि उसमें कितनी एग्जेम्पशन बनती है, कितनी डिडक्शन बनती है। फिर ट्रिपल सी की कर लेना है, उसमें कितनी डिडक्शन बनती है। फिर एटीसीसीडी 1 की कर लेना है, और तीनों को जोड़ के देख लेना है कि तीनों के मिला के भी अमाउंट 1,50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर है तो मैक्सिमम 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। इसमें एटीसीसीडी 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो एटीसीसीडी 2 में यहाँ पे जितनी डिडक्शन बनती है वो आपको अलग से मिल जाएगी विदाउट लिमिट, ठीक है। बोलो, बात समझ में आती है? बोलिए, बात समझ में आती है? किसी की कोई डाउट है बेटा? ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल और डाल देता हूँ इसमें छोटा सा। मान लीजिए कि 80C में आपने, मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ा है बेटा, ITC की इंडिविजुअल डिडक्शन भी, हाँ बिल्कुल, वो वही बता रहा हूँ। देखो आपने, मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपने LIC प्रीमियम भरा कितने रुपए का? मान लीजिए 40,000 रुपए का, और आपका सम अश्योर्ड है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, ओके। आपने PPF में पैसा डाला 1 लाख रुपए, आपने NSC में पैसा डाला 20,000 रुपए, ओके बेटा, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल बना रहा हूँ, तो ये दोनों तीनों सेक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने 80CCC जो है उसके हिसाब से पेंशन फंड में पैसा डाला, ठीक है। कितना पैसा डाला पेंशन फंड में? 1,70,000 डाल दिया, ये मान लो, ठीक है। उसके बाद में CCD 1 के हिसाब से मैं लिख देता हूँ कि आपने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और जो आपकी सैलरी है बेटा वो है आपके 3 लाख रुपए, ओके बेटा। सेम कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने किया, ATCCD 2 ने 40,000 रुपए का,
ठीक है, और सैलरी वही आपकी 3 लाख है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल मैंने बनाया, ठीक है। करना कैसे है, सबसे पहले आप यहां आएंगे, बताइए LIC प्रीमियम पूरा अलाउ होगा या कम होगा? LIC प्रीमियम पूरा अलाउ होगा या कम होगा? ये तो डिटेल दे रखी है। अलाउ कितना होगा बेटा? 15,000। तो LIP के नाम पे आप कहेंगे 15,000, ठीक है। PPF पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। NSC पूरा हो जाएगा, यस पूरा हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 20,000। तो 80C में टोटल डिडक्शन कितनी बन रही है आपकी? 1,35,000। क्या इस पे 1.5 लाख की लिमिट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, पर लगाने के बावजूद हमारी डिडक्शन कितनी बन रही है? 1,35,000 रुपए इंडिविजुअली 80C में। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात सबके कि 80C में मैं 1,35,000 की डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हूँ? ये बात क्लियर है? ओके। अब बताइए मुझे 80CCC में कितनी मिलेगी? वही अमाउंट इन्वेस्टेड और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे मैं एलिजिबल कितने के लिए हो गया? 1.5 लाख के लिए हो गया, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसको डाउट होगा। ओके, यहाँ पे कितनी एलिजिबिलिटी है? 80CCD1 में कितनी एलिजिबिलिटी है? 80CCD1 में कितनी है बेटा? 30,000 रुपए। वाई? 10% ऑफ सैलरी और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस, तो 30,000 रुपए है। अच्छा, 80CCD2 में कितनी है? 30,000 रुपए, वही अमाउंट सेम, ठीक है। तो ये तो हमने हर सेक्शन की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी या एलिजिबिलिटी देखी। अब हमारा सेक्शन आएगा 80CCE। वो ये कहेगा कि भैया 80C कितना है? हम कहेंगे 1,35,000, ठीक है। वो कहेगा 80CCC कितना है? हम कहेंगे 1.5 लाख। वो ये कहेगा 80CCD1 कितना है? हम कहेंगे 30,000। सही है। टोटल कर दो तीनों सेक्शन का मिला के तो 3,45,000 आता है। पर फिर भी हमें कितनी मिलेगी डिडक्शन बेटा? 1,50,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिटेड टू 150, ऐसा लिख देंगे। और जो आउटर कॉलम होगा उसमें हम कितना अमाउंट लेके जाएंगे? सिर्फ 1,50,000 रुपए, ठीक। पर ये जो है 80CCD2 ये वाला, इस पे ये लिमिट नहीं लगेगी, तो फिर हम इसको अलग से लिखेंगे 80CCD सबसेक्शन 2, और ये 30,000 भी हम अलग से अलाउ कर देंगे। आई बात समझ में बेटा? ये कंसेप्ट है, समझ गए? अब कुछ लोगों ने शिकायत करी गवर्नमेंट से कि सर आपने जो ये सिस्टम लगाया है इसमें हमारे एक नुकसान हो रहा है। LIP पे कितना परसेंट लिया? 10%। 3,15 आएगा। टोटल गड़बड़ किया किसी ने? ठीक है बेटा, 3,15 कर दिया। लो साक्षी बेटा, सही है आपका। अच्छा, आपने गलत किया था, ओके कोई बात नहीं, ओके चलिए, ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब लोगों ने गवर्नमेंट से शिकायत की, किस बात की शिकायत की? कि सर ये देखो, ये वाला जो है ना अमाउंट, ये यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला, कि सर ये हमने इन्वेस्ट किए 40,000, आपने हमें डिडक्शन दी कितने की? 30,000 की। ये हमारी 10,000 की डिडक्शन आपने गलत डिसअलाउड कर दी। ये 10,000 की डिडक्शन आपने गलत छीन ली हमसे, ये हमें मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा, अगले बजट में कहा ठीक है। तो उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया बेटा, 80CCD1B। कौन सा? 80CCD1B, एनपीएस को लेके। और कहा कि अगर यहाँ पे कोई अनक्लेम डिडक्शन है, ध्यान रखना प्रायोरिटी इसको देंगे हम, अगर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती है डिडक्शन,
तो उसकी डिडक्शन यहाँ मिल सकती है, और वो भी कितनी मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की डिडक्शन यहाँ पे और मिल सकती है एडिशनली, जो वहां नहीं मिल पाई उसकी जगह यहाँ मिल जाएगी। अच्छा बता सकते हो यहाँ पे कितनी नहीं मिल पाई हमें? हमारे एग्जाम्पल में 80CCD1 में कितनी डिडक्शन हमारी छूट गई? 10,000 रुपए। तो वो 10,000 की डिडक्शन हमें यहाँ मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर वाली नहीं, आप कहीं ये करने लग जाओ, ये वाली नहीं, ठीक है। सिर्फ इसका अगर कोई अनक्लेम अमाउंट है तो वो 80CCD1 में मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी मैक्सिमम 50,000 रुपए तक। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के दिया है एक तो ये पॉइंट कि एडिशनल डिडक्शन, अभी बता देते हैं, एडिशनल डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80CCD1B अप टू 50,000 रुपीज। और साथ में ये भी दे दिया 80CCE जो कह रहा है 80C मिला के, CCE मिला के, सॉरी CCC है ये, ठीक है, इसको CCC कर लेना। और CCD1 यहाँ पे सही लिखा है 80C, CCC और CCD1 मिला के भी 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकेश, ये हम ये कह रहे हैं कि 80CCD1 में 10% ऑफ सैलरी वाली लिमिट की वजह से अगर आपका कोई अमाउंट अनक्लेम रह जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था 40,000 और आपको डिडक्शन मिल पाई 30,000, तो ये जो 10,000 का अमाउंट है ये आपको 80CCD1B में मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 ही मिल सकता है। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल इसको चेंज करके बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक 40 होता, मान लीजिए यहाँ पे एक 40 का इन्वेस्टमेंट होता, तो भी 80CCD1 में कितना मिलता है ये बताओ? अगर मैं यहाँ पे 1,40,000 कर दूं तो भी 80CCD1 में कितना मिलता? 30,000 ही मिलता, ठीक है। तो अनक्लेम्ड कितना रह जाता? अनक्लेम्ड कितना रह जाता? 1.1 लाख। वही 1.1 लाख हम यहाँ लाते हैं, पर यहाँ पे 1.1 लाख तो नहीं मिल सकता ना, तो यहाँ पे कितना मिलता हमें रिडक्शन? 50,000 मिलता, क्योंकि मैक्सिमम 50,000 मिलता है। ओके बेटा, चलिए, यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोल दो, यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोल दो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं रोटेट करूंगा बेटा इसको। आप चाहें तो इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मदद करेगा समझने में। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। नोट्स मैं आपको भेज दूंगा आज। लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले ये ध्यान से समझना। आपको बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम किया गया है, LIC का अमाउंट मतलब कि सम एश्योर्ड दे रखा है, NSC दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, नीचे ग्रॉस टोटल इनकम भी दे रखी है। आपको ये बताना है कि इसमें से कितनी डिडक्शन मिलेगी, और नीचे देखो ये भी लिख दिया है कि इन इनकम में सिर्फ बिजनेस इनकम है, तो आपको ये नहीं मानना है कि इसमें LTCG होगा या नहीं कैजुअल इनकम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्योरली बिजनेस इनकम है, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है केस नंबर ए में कितना डिडक्शन मिलेगा? करो फटाफट जोड़ के बताओ, केस नंबर ए में कितना डिडक्शन मिलेगा?
एलिजिबल कितने के लिए हो रहा है, आपको पहले बताना है एलिजिबल कितने के लिए है, ठीक है, फिर जीटीआई देखेंगे और फिर फाइनल डिडक्शन देखेंगे, इस तरीके से अपन देखेंगे। तो एलिजिबल कितने के लिए है ये, एक 120 बता रहे हैं गौरांग, सही है क्या? 120 के लिए एलिजिबल है क्या ये? लोकेश भी 120 बता रहे हैं, सभी आंसर करते रहे। राहुल कुमावत, जयराठी, अंतिमा, हर्ष, ठीक है बेटा, तो 120 के लिए एलिजिबल है। ओके, जीटीआई इसकी है 370, तो मतलब जीटीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी फाइनली, 120 मिलेगी। ओके, चलिए बी केस, केस नंबर बी, प्रिया प्रजापत, प्रियंका राव, सिद्धि, समृद्धि, प्रेरणा, आर्य, सौजन्य, सभी लोग जवाब देते रहें बेटा, जितना जवाब दोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। चलिए बताइए दूसरे केस में एलिजिबल कितने के लिए है? वन 187 बता रहे हैं, 187 बता रहे हैं, दक्षिता, अंतिमा, सोनाली, नहीं सोनाली 180 बता रहे हैं, गौरांग 180 और 187 में कुछ कंफ्यूजन आई थिंक, देख लेते हैं। आपका 7 187 आएगा। डिडक्शन नहीं बेटा, जल्दबाजी मत करो, एलिजिबल कितने के लिए है? 187 के लिए। जीटीआई कितनी है? 180। अब तुम लोग तो हो थोड़े से लापरवाह, ठीक है, इसलिए तुमने ये देख लिया कि जीटीआई से ज्यादा डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, पर एक बात तुम भूल गए। क्या भूल गए? क्या भूल गए? याद आया कुछ? एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख ही मिलती है। एक कंडीशन याद मत रखो कि सिर्फ जीटीआई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो 180 का मिल जाएगा, ऐसा मत सोचो, मैक्सिमम लिमिट भी तो है बीच में, हर बात को ध्यान रखना है। ओके, चलिए तीसरे केस की बात करते हैं बेटा, बोलो तीसरे केस में बोलो जल्दी। 109 आ रहा है क्या? तीसरे केस में 109 है क्या? हाँ जी, तीसरे केस में 109 है क्या? ओके, जीटीए कितनी है? 320, रिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 109, क्योंकि लिमिट में भी है और जीटीए से भी कम है। ओके, चलिए डी बताइए, डी में कितना आ रहा है? 55, ठीक है, जीवीआई कितनी है? 190, डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 55 की, ठीक है, बिल्कुल। ई केस, केस ई में क्या है? 104, कितना आ रहा है? 104 आ रहा है क्या? यस, 104 आ रहा है, और जबकि जीटीआई है 160, तो कितना मिल जाएगा? 104 का रिडक्शन मिल जाएगा। दो चीजें हम चेक कर रहे हैं, एक तो जीटीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफ में बता दीजिए, एफ। नहीं, एलिजिबल कितने के लिए वो बताइए, 201,
एलिजिबल 201 के लिए हैं, ओके। GTI 540 है तो डिडक्शन मिलेगी 150 की। 150 की क्यों मिलेगी? क्योंकि मैक्सिमम 150 ही मिल सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारा जी पॉइंट। जी पॉइंट में क्या बोला गया है? एलिजिबल कितने के लिए है? 75 के लिए एलिजिबल। अरे ये मत बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी, एलिजिबल बताओ पहले। 107 है, हाँ 107 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर बताते हैं GTI। अब 107 वैसे तो 1.5 लाख की लिमिट में है, बट GTI से ज्यादा नहीं हो सकता ना, इसलिए कितना मिलेगा? 75 की डिडक्शन मिलेगी। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चलेंगे। नहीं है बेटा कोई डाउट? क्या बात है, सब स्मार्ट हो गए, किसी को कोई डाउट ही नहीं आता? आता नहीं है, पूछते नहीं है, या और कुछ? हाँ भाई, डाउट आ नहीं रहा, पूछ नहीं रहे, या सब कुछ ही क्लियर है? बोलो। सब क्लियर है? okay. okay. क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगता छोटा सा है पर बड़े काम का है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। आपको लिखा है एक्स कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड वाज इमीडिएटली एम्प्लॉयड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो नौकरी में लग गया है। बेसिक सैलरी दे रखी है आपको, डीए दे रखा है, तो पहले हमें इसकी इनकम निकालनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। और कंप्यूटर टोटल इनकम पूछा है, तो हम हेडिंग लगाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, ठीक है। अब आपको बोला गया है भैया सैलरी, तो सैलरी ले लेते हैं। पहला हेड में सैलरी, और सैलरी में बेसिक सैलरी कितना है? 20,000 रुपए पर मंथ। तो 20,000 के हिसाब से कितना हो गया? 2,40,000 रुपए, ठीक है। आगे लिखा है डीए, ये लो डीए कितना है? 5,000 रुपए पर मंथ, तो 60,000 रुपए हो गया। आगे लिखा है बोनस, ये ले बोनस 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 33,000, ये ध्यान से समझना, टू द पेंशन स्कीम बीइंग नोटिफाइड अंडर द 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. X also contributed similar amount. Is income from house property. वो बात की बात है, पहले सैलरी चैप्टर पूरा करना है, तो सैलरी चैप्टर में खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं आता, वो तो इन्वेस्टमेंट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा टू एनपीएस। बोलो कितना जुड़ेगा इनकम में? सैलरी चैप्टर में इनकम में कितना जुड़ेगा? बोलो भाई कितना जुड़ेगा? 33। जितना बॉस ने जमा करवाया उतना ही तो फायदा हुआ है, तो जोड़ दो पूरा, क्या दिक्कत आ रही है? टोटल कितना आ रहा है? हम यहाँ लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। टोटल कर दो एक बार। आप चाहें तो इन सारी फिगर को इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में सिर्फ वो अमाउंट भी लेके आ सकते हैं, ठीक है।
आगे लिखा गया है इनकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो एचपी इनकम भी लिख देते हैं, कितनी 50,000 रुपए। आगे लिखा गया है कि इन्होंने पेंशन प्लान में डाला है, वो अलग चीज है, पीपीएफ में डाला है वो भी अलग बात है, और प्रीमियम दिया है वो भी अलग बात है। चलिए, तो यहां तक अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी 4,33,000। बोलिए यहां तक किसी के कोई डाउट? ग्रोस टोटल इनकम निकालने तक किसी के कोई डाउट है तो बोल दो। किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलिए, अब मैं जिसको पूछूंगा ना वो जवाब देगा मुझे। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है। 80C, बताओ 80C में कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी इस बंदे को? अपन सीक्वेंस से चलेंगे, तो 80C में कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? बोलिए 80C में कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? आप बता दीजिए, प्रियंका राव आप बता दीजिए कौन सी मिलेगी? एटीसी में कौन सी डिडक्शन मिलेगी? लोकेश भी बता सकता है, लोकेश। LIP और पीपीएफ। अमाउंट भी बोल दो। सृष्टि पाटोदिया, अमाउंट क्या है दोनों का? कितना अमाउंट बोलो, टर्म्स नहीं। पीपीएफ 1 लाख बता रहे हैं लोकेश। ये 12,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल 1,12,000 रुपए अंदर ही लिखेंगे अभी हम, क्योंकि 80CCE की लिमिट सबसे लास्ट में लगती है। ओके, चलिए उसके बाद में हमें कौन सा सेक्शन लगाना है ये बताओ। चलो, कौन सा सेक्शन लगाना है बेटा इसके बाद में? गुंजन, कौन सा सेक्शन लगाना है इसके बाद में? CCC है, यस। कौन सा है? पेंशन प्लान है ना? कितना है? कितना है? 15,000, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो आंसर का, फिर नीचे कर रहा हूँ मैं। लेना किसी को स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ठीक है, आगे हम लगाएंगे इस पे सेक्शन 80CCD1 लगा रहा हूं सबसे पहले। तो बताइए 1 में अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? बोलिए 1 में अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करें। 33,000, क्योंकि लिखा है कि जितना बॉस ने लगाया उतना ही एम्प्लॉय ने भी लगाया, 33,000। और साथ में लिखना है आपको 10% ऑफ सैलरी। बोलो 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या लेंगे हम? तो सैलरी में 2 चीजें लेंगे, बेसिक सैलरी एंड डीए। कितना होता है सालाना? बेसिक सैलरी और डीए जोड़ के कितना हो रहा है? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% बेटा 30,000। विच एवर इज लेस? 30,000। समझ गए? तो CCC और CCD1, अभी CCD2 नहीं लिया है, CCD1 लिया है। कितना आ रहा है टोटल अमाउंट? 127 और 157, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक्शन कौन सा? CCE। तो बताओ सेक्शन CCE के हिसाब से इस बंदे को कितना अलाउ किया जाए? 1.5 लाख। तो यहाँ अब फाइनली हम बाहर लिख देंगे
1.5 लाख। समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन भी आ गया होगा और अमाउंट भी आ गया। इसके बाद लिखते हैं बेटा 80CCD2 एम्प्लॉयर का एनपीएस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉयर, ठीक है। ओके, सेम चीज उसमें आएगी 33,000 और 30,000 whichever is less। तो सीधा आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो सीधा 30,000 आप बाहर लिख देंगे। अच्छा, और भी कोई एग्जेम्पशन मिलने लायक है क्या? बोलो, और भी कोई एग्जेम्पशन मिलने लायक है क्या? एक 57 कैसे है? टोटल कर दूं 1,12,000, 15,000, 30,000, 157 आ जाएगा। 80CCD1B, यस। अब बचता है बेटा, इनके आगे लिख देना आप चाहो तो ऐसे सेक्शन, ठीक है। ये लो सेक्शन 80CCD1B एनपीएस। कौन सा अमाउंट जो यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड रह गया था? कितना रह गया था अनयूटिलाइज्ड? 3,000। तो यहाँ पे हम दे देंगे 3,000 की रिडक्शन। लो जी, जो बचेगा वो होगी आपकी टोटल इनकम। ओके बेटा, क्या लिखा है? 65 क्या है? अच्छा, ये 250 बची है क्या इसकी इनकम? अच्छा, 2,50,000 इनकम बची है। बोलिए भाई, किसी के कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो किसी भी तरीके का। नहीं है? अगर स्टेट गवर्नमेंट होता तो 14% ले लेते बिल्कुल। अगर स्टेट नहीं, सेंट्रल, स्टेट नहीं बेटा, सेंट्रल, स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल होता तो 14 लेते हैं, सेंट्रल होता तो 14 लेते, स्टेट में 14 नहीं लेते हैं, ठीक है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो 14% लेते हैं। ओके, क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं है किसी का? ओके, डिडक्शंस कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिए, और क्लियर है या नहीं है ये भी बता दीजिए, और डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। फाइनल कमेंट।